बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य बीए सेकंड सेमेस्टर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आपको बता दूं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य का इतिहास आपको बीए के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। बाकी विश्वविद्यालयों में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर जानना होता है, पढ़ना होता है। तो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास ये सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी में ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है। और हिंदी साहित्य का इतिहास ये आपका एक प्रकार से पेपर का नाम होता है। तो आज हम लगभग 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड होंगे। पिछले 2 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास रहेगा। इसके साथ ही साथ ऐसे प्रश्न जो 2024 में पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को भी मैंने इसमें रखा है, ठीक है। यानी कि ऐसे प्रश्न जो 2 साल में पूछे गए हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, उनको उनके मतलब वो प्रश्न जो कि 2022 और 23 में लगातार पूछे गए हैं और अब की बार पूछे जाने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा, उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है। यानी इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे वो सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 1 सेकंड के लिए भी वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, ठीक है। चूंकि मैं इसमें कुछ और बताने वाला हूं नहीं, मैं एक एक प्रश्नों को आपको आगे बढ़ते हुए चलूंगा, यानी कि ज़्यादा समय भी नहीं लेने वाला हूं। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, एक भी प्रश्न छूटने वाला आपका है नहीं, ठीक है। तो वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा। चलें जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, देसिल बयना सब जन मिठा तय तैसन जप्यो अवहट्टा। ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देसिल बयना सब जन मिठा तय तैसन जप्यो अवहट्टा। ये पंक्ति विद्यापति की है। विद्यापति से एक प्रश्न और पूछा जाता है, मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यापति, ठीक है। मैथिली में भी रचना करते हैं, संस्कृत में भी रखते हैं और हिंदी जो पुरानी हिंदी उसमें भी। अगला प्रश्न देखेंगे, ये सब 2023 में प्रश्न पूछे गए हैं। पाहन पूजे हर मिलें तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चकिया भली पी सिखाए संसार। पंक्ति के लेखक कौन हैं? पाहन पूजे, पाहन माने होता है पत्थर, पूजे मतलब पूजने से, हरि मतलब भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूजूं। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान की प्राप्ति हो जाए तो मैं पहाड़ को पूजूं। और ताते तो चकिया भली, यानी उससे तो चक्की ही भली है जिससे अनाज पीसा जाता है और सारा का सारा संसार खाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से मूर्ति पूजा पर, या जो भगवान शंकर का जो हम लोग पत्थर पूजते हैं, इसका खंडन किया कबीरदास ने, ठीक है। तो ये एक प्रकार से कबीरदास की पंक्तियां हैं, कबीरदास ने कहा था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूफी साधकों में महिला संत कौन है इनमें से? देखिए, राबिया जो है ये महिला संत है, सूफी संत है महिला। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूफी एक प्रकार जैसे मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन मंझंस, ठीक है, शेख निसार, ये सब भी सूफी हैं। अगला प्रश्न है, भय बिन होए न प्रीत, ठीक है। बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत, ठीक है। जब भगवान राम समुद्र के किनारे लगातार बैठे रहते हैं 3 दिन तक, जो है एक प्रकार से तपस्या करते हैं, तब जो है रामचंद्र जी को गुस्सा आती है। तब वो कहते हैं, बोले राम सकोप तप, यानी कोप के साथ भगवान राम बोलते हैं कि भय बिनु होए न प्रीत, मतलब बिना डर के प्रीति नहीं होती है इस कलयुग में, मतलब इस समय में। उन्होंने यही कहा। ये पंक्तियां तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के सुंदर कांड यानी 5वें कांड में लिखी हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तुलसीदास किस धारा के कवि हैं? देखिए, तुलसीदास जी रामाश्रय शाखा के कवि हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा जायसी किसके हैं? तो प्रेमाश्रयी के जायसी हैं, ज्ञानाश्रयी के कबीरदास हैं और कृष्णाश्रयी के सूरदास हैं। ये ध्यान रखिएगा। पूछा क्या गया? तुलसीदास जी महाराज के बारे में। तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज रामाश्रयी शाखा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं। बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, 12 रचनाएं इनकी बड़ी फेमस हैं। तुलसीदास द्वारा रचित काव्य ग्रंथ ब्रज भाषा में इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, कवितावली और दोहावली दोनों ब्रज भाषा में है। रामाज्ञा प्रश्नावली अवधि में है और रामचरितमानस भी अवधि में है। तो इनमें से ये दोनों जो रचनाएं हैं ये अवधि में है। ये प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ऑप्शन में एक ऑप्शन काट लीजिएगा। यहाँ पर रामाज्ञा प्रश्नावली हटा दीजिए, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं आप लिख देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामचरितमानस, आपका बी ऑप्शन। क्लियर? आगे देखिएगा, सूर सागर में कितने स्कंद हैं?
सूरसागर में कितने स्कंद हैं? सूरसागर की रचना किसने की है? सूरसागर सबसे फेमस रचना है किसकी? सूरदास जी की। सूरदास जी कृष्ण काव्य परंपरा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। वल्लभाचार्य जिसे दीक्षा प्राप्त की थी, यानी वल्लभाचार्य इनके गुरु थे, उनके पुत्र थे विट्ठलनाथ। उन्होंने अष्टछाप के कवियों का संग्रह किया था। उसी अष्टछाप के कवियों के प्रमुख थे कौन? सूरदास जी महाराज। पुष्टिमार्ग का जहाज भी इनको कहा जाता था। पुष्टिमार्ग की स्थापना चूंकि वल्लभाचार्य ने करी थी, ठीक है, और उसके बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति ये थे, तो इसीलिए पुष्टिमार्ग का जहाज इनको कहा जाता है। तो सूरसागर उन्हीं की रचना है। 3 रचनाएं इनकी हैं बेसिकली, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, ठीक है, जिनमें सूरसागर इनकी ज़्यादा प्रमाणिक रचना मानी जाती है। सूरसागर में 12 स्कंद हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, काव्य पंक्ति है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, ये काव्य पंक्तियां कुंभन दास की हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मतलब एक भी प्रश्न आपका फालतू का इसमें नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। पुष्टि मार्ग मैंने आपको बताया था, पुष्टि मार्ग एक संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, जो कि किसके शिष्य थे? सूरदास जी के शिष्य थे, ठीक है। गोकुलनाथ सॉरी जो है वल्लभाचार्य जो है उनके गुरु हैं सूरदास के, और वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम है? विट्ठलनाथ नाम था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा? तो बिल्कुल कबीरदास पर सबसे ज्यादा नाथ एक प्रकार से जो संप्रदाय है उसका प्रभाव पड़ा। नाथ संप्रदाय जिसमें गोरखनाथ, ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ, ये सब थे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सत्यवती कथा किसकी रचना है? ईश्वर दास की रचना है सत्यवती कथा। ऑप्शन नंबर इसका लगा देंगे डी ऑप्शन। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से मानी जाती है, किसने मानी है बताएं? मेनियर विलियम्स ने मानी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। चले बताएं। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है तो बीच बीच में खांसी आती रहती है, तो माफी चाहूंगा। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाव लिखी जाती है बताएं? और कौन कौन सी भाषा लिखी जा सकती है? भाषा कर लेंगे यहाँ पर। देवनागरी लिपि हिंदी के अतिरिक्त जो है मराठी वगैरह भी देवनागरी में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा बताएं, मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी के किस वर्ग की बोलियां हैं? तो मेवाती और हड़ौती जो हैं ये राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। मेवाती, हड़ौती, ठीक है, मारवाड़ी, ये सब राजस्थानी की हैं। पश्चिमी हिंदी की आप देखेंगे बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, ठीक है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ये सब पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का निर्माण हुआ। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं आपकी। बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं? 3 बोलियां, मगही, मैथिली और भोजपुरी। और पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, अधिकतम भारतीय भाषाओं की बोलियों मतलब लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, इनमें से हिंदी तर भाषा राज्य कौन सा है? हिंदी तर भाषा राज्य इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप बताएंगे। हिंदी तर मतलब कि जिसमें हिंदी नहीं बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश ही हिंदी भाषी प्रदेश हैं। हिंदी तर भाषी प्रदेशों में महाराष्ट्र का नाम आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई हैं? पूर्वी हिंदी की अगर बात की तो अर्धमागधी अपभ्रंश से, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। मागधी से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा संस्कृत भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया? तो पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, उसी के द्वारा इन्होंने संस्कृत भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया। पाणिनि की अष्टाध्यायी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना जाता है? तो पुरानी हिंदी को अपभ्रंश का समानार्थक माना जाता है। अपभ्रंश को बहुत सारे विद्वानों ने पुरानी हिंदी कह करके भी पुकारा है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का उद्भव जो हुआ है ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मागधी से आप देखेंगे पूर्वी हिंदी मतलब बिहारी हिंदी का, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरातल पर किस शताब्दी में विकसित हुई? तो 19वीं शताब्दी में विकसित हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी
और लिपि देवनागरी होगी, ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है संविधान के। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, बुंदेली और कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा बोलियों के अंतर्गत आती हैं? बुंदेली, कन्नौजी और इसके अलावा खड़ी बोली, ठीक है, ये सब आपकी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहली भाषा जो है प्राचीन भाषा है वो है अपनी संस्कृत। संस्कृत से बनी पाली, ठीक है, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी आपकी अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश, और उसी अपभ्रंश से बनी हिंदी। क्लियर? आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसमें लगभग सभी कवियों का विवरण मिलता है। बताएं, उस इतिहासकार का नाम बताएं जिसमें लगभग सभी कवियों का एक प्रकार से विवरण मिलता है। तो मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं की रचना है। मिश्र बंधुओं की अगर बात की जाए तो इसमें सुखदेव मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, ये 3 मिश्र बंधु हैं, ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। शिव सिंह सरोज आप सभी को पता होगा, शिव सिंह सेंगर की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगला प्रश्न, चारण काव्य की भाषा है। चारण काव्य की भाषा है, क्या है? डिंगल भाषा है चारण काव्य की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बंग महिला का वास्तविक नाम है। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष इनका वास्तविक नाम है। बंग महिला की जो रचना है, कहानी है, वो है दुलाई वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, गारसद तासी के ग्रंथ इस्तवार द लिटरेतर एंदोए ए हिंदुस्तानी के प्रथम संस्करण का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो इसका दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक जो है वो गारसद तासी ही है, फ्रेंच साहित्यकार है ये। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं की श्रेणी में कौन नहीं आता है? देखिए, राम बिहारी मिश्र नहीं आते हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, ये तीनों मिश्र बंधुओं में शामिल हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, इस ग्रंथ को किसने लिखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में 100% आपके ये प्रश्न आने वाला है। अब ये बताएं, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसका है? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है? बताएं, सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर किसने पुकारा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही इसको, मतलब उन्होंने भी पुकारा है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर दूसरी तरीके से पूछा गया कि सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहते हैं, लेकिन बाद में आकर के इसको एक कथन के रूप में कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो प्रश्न के हिसाब से देखें तो ए करेक्ट आंसर होगा इसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। परमात्मा प्रकाश रचना किसकी है? तो परमात्मा प्रकाश जो है ये जो इंदु की रचना है, जैन कवि हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं ने प्रथम गद्य लेखक माना है किसको? मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक माना है। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? अभिमान मेरु पुष्पदंत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गोरखनाथ का ग्रंथ नहीं है इनमें से। तो ये गोरखनाथ के ग्रंथ दोहा ऊस इनका कोई ग्रंथ नहीं, जबकि पद शबदी और 15 लिपि ये गोरखनाथ के ग्रंथ हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार कब संभाला? बताएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर बात की जाए तो इन्होंने 1903 ईस्वी में इन्होंने क्या संभाला? सरस्वती पात्रिका का पदभार संभाला। कब संभाला? 1903 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है 1903। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 1903। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, गोवध निवारण यानी गोवध निवारण के लिए मतलब उसकी भावना पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है इनमें से? तो निस्सहाय हिंदू नाम का उपन्यास गोवध निवारण के लिए लिखा गया, उसकी भावना पर लिखा गया। किसने लिखा? तो आपसे पूछे किसने लिखा, तो किसने लिखा भैया? इसको लिखा है राधा कृष्ण दास ने। किसने लिखा है? राधा कृष्ण दास ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतेंदु द्वारा रचित कौन सी कविता खड़ी बोली में है?
देखिए भारतेंदु वैसे तो सारी कविताएं ब्रजभाषा में लिखते हैं, लेकिन दशरथ विलाप इनकी जो रचना है ये खड़ी बोली में इन्होंने लिखा है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। 2023 में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देवयानी के रचनाकार हैं। देवयानी के रचनाकार हैं ठाकुर जगन मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पपीहा जब पूछी हैं पीव कहाँ, तब क्या बताएंगे हम। मतलब पपीहा जब पूछी हैं पीव कहाँ, ये समस्या पूर्ति है पंक्ति है। ये किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियां हैं। पपीहा जब पूछी हैं पीव कहाँ, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समस्या पूर्ति पंक्ति यानी एक समस्या है। भाई पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ मतलब प्रिय कहाँ है, तो आप क्या जवाब दोगे? तो आगे की लाइन जो होगी इसी समस्या का उत्तर होगी। ठीक है, यही समस्या पूर्ति होती है। एक में प्रश्न एक लाइन में, दूसरी लाइन में उस प्रश्न का उत्तर। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कविता वर्धनी सभा का मतलब उसकी स्थापना काशी में किसने की? कविता वर्धनी सभा की स्थापना काशी में किसने करी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? वियोगी हरि का वास्तविक नाम है हरि प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि एक भी प्रश्न आपका स्किप करने वाला नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न भारतेंदु नामक पत्रिका के संपादक हैं। भारतेंदु नामक पत्रिका के संपादक स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बात और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको को करिकुलर कोर्स से रिलेटेड वीडियो देखनी है, जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, आपको को करिकुलर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना पड़ेगा, तो आप हमारे दूसरा चैनल जो है उसका नाम है को करिकुलर मास्टर। को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा को करिकुलर मास्टर पर आपको को करिकुलर की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस चैनल की लिंक दे दी है, या फिर आप सर्च भी कर लेंगे को करिकुलर मास्टर, को करिकुलर मास्टर। ठीक है, चले। और एक दूसरा चैनल हमारा बीए करिकुलर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्विवेदी युग को कहा जाता है। द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है बताएं? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, नव जागरण काल के अग्रदूत कहलाते हैं। नव जागरण काल के अग्रदूत आप सभी को पता होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। हरियोध का प्रबंध काव्य नहीं है इनमें से। देखिए हरियोध का प्रबंध काव्य, इसमें वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, फूल पत्ता, ये सब हरियोध के प्रबंध काव्य हैं। जबकि पारिजात जो है ये हरियोध का एक प्रकार से कविता संग्रह है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, ये कविता संग्रह है हरियोध का, ये एक प्रबंध काव्य नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पारिजात एक उपन्यास भी है जिसको नासिरा शर्मा ने लिखा है। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सदल मिश्र की रचना नासकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। चंद्रावली इसका दूसरा नाम है। चंद्रावली, नासकेतोपाख्यान को चंद्रावली कहते हैं। 1803 में इस रचना का प्रकाशन हुआ है, चंद्रावली का, यानी नासकेतोपाख्यान का जो सदल मिश्र की रचना है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। केसों को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है। तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। अब किसने कहा, प्रश्न ये पूछा गया है, तो किसने कहा भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही एक प्रकार से इतनी हिम्मत दिखाई कि इनको कठिन काव्य का प्रेत आचार्य शुक्ला को बोला, मतलब आचार्य शुक्ल ने केशवदास को बोला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनकी रचना कौन सी? रामचंद्र का, बड़ी फेमस रचना है केशवदास की। ठीक है, जिसमें जिस रचना को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, ठलुआ कलब किसका निबंध संग्रह है? ठलुआ कलब की अगर बात की जाए तो ये बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है। बाबू गुलाब राय के जो निबंध लिखे हैं उन्होंने ठलुआ कलब नाम के निबंध संग्रह में वर्णित है। 2022 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, सेवा सदन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? सेवा सदन प्रेमचंद का उपन्यास है, इसका प्रकाशन 1919 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नयनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये पंक्तियां कही थी सुमित्रा नंदन पंत ने। ठीक है, जब किसी का दिल उल टूटता है तभी शायरी और शेर निकलते हैं। ठीक है, जब खूब ज़्यादा दिल टूटता है, एकदम से रोते घिघाते हैं जब लोग, तो उस दौरान देखते हैं जो आजकल के युवा पीढ़ी है जो शायरों में बात करते हैं कि हाँ तुम नहीं मिलोगे तो मैं मर जाऊंगा, ये दुनिया भर का ऐसा कर लूंगा वो कर लूंगा। तो ये सब क्या है? ये सब यही
जब ये उत्पन्न होता है तो तमाम प्रकार की बातें या तमाम प्रकार की शेर व शायरियाँ आपको सुनने की इच्छा होती है और शेर व शायरियाँ निकलती हैं। एक आध दो शेर व शायरी आप खुद भी बना लोगे, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो ये आपका जो है वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये पंक्तियाँ सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रानंदन पंत जी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। महादेवी वर्मा को छायावाद की दुर्गा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, झूठा सच उपन्यास किसने लिखा है? यशपाल ने लिखा है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है, ठीक है। वैदिक की हिंसा हिंसा ना भवती, ये किस विधा की रचना है? नाटक है, किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, ये बात ध्यान रखेंगे। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। मैला आंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। प्रिय प्रवास के कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं, ठीक है। यशोधरा के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कब प्रकाशन हुआ इस रचना का? 1920 में। अगला प्रश्न है, अर्धकथा आत्मकथा के लेखक कौन है? अर्धकथा आत्मकथा के लेखक है बनारसी दास जैन, ठीक है। और ये हिंदी की पहली आत्मकथा है, अर्धकथानक या अर्धकथा। 1641 में ये प्रकाशित हुई है, ठीक है। आगे देखेंगे, नाटक निबंध के रचयिता कौन है? नाटक नाम का निबंध किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने स्वयं लिखा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 2022 में प्रश्न पूछा गया है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हमेशा पूछा जाता है, प्रताप नारायण मिश्रा, ठीक है। और 15 मार्च 1883 से ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन हुआ, कानपुर से प्रकाशन होता था, इसका ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष? 1868 में प्रकाशित हुई है। वैसे तो 15 अगस्त 1967 15 अगस्त 1867 से ही एक प्रकार से 15 अगस्त 1867 से ही एक प्रकार से इसका प्रकाशन शुरू हो गया था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वाराणसी से हरिश्चंद्र जी के द्वारा ये प्रकाशित होती थी 1868। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड है, ठीक है। किसने लिखा? उदंत मार्तंड जो है ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है। 30 मई 1826 को ये प्रकाशित हुआ कलकत्ता से। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कवि कौन है? आज्ञे को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, नरेश मेहता को भी मिला है और रामधारी सिंह दिनकर जी को भी प्राप्त है। उपरोक्त सभी को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखेंगे सभी लोग। केसो कहीं न जाए का कहिए पंक्ति किसकी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताएं। केसो कहीं न जाए का कहिए, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, बताएं। केसो कहीं न जाए का कहिए, इस पंक्ति को लिखा है किसने? तुलसीदास जी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अलवार संतों की संख्या कितनी है? अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन है? बताएं। सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि हैं मुल्ला दाऊद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बीजक के संकलनकर्ता कौन थे? तो धर्मदास थे बीजक के संकलनकर्ता। बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से? साकी, शबद, रामायणी। बीजक किसकी वाणियों का संग्रह है? तो कबीरदास की वाणियों का संग्रह है। भक्तमाल के रचयिता कौन है? बताएं। भक्तमाल नाभादास, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड है रामचरितमानस में। पहला कांड बाल कांड, दूसरा कांड अयोध्या कांड, तीसरा कांड अरण्य कांड, चौथा कांड किष्किंधा कांड, पांचवा कांड सुंदर कांड, छठवां कांड लंका कांड। और किस कांड को युद्ध कांड के नाम से जानते हैं? तो लंका कांड को। 7वां कांड है आपका उत्तर कांड, ठीक है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? उपदेश रसायन रास 2022 में से प्रश्न पूछे गए हैं। उपदेश रसायन रास के रचनाकार है जिनदत्त सूरी,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता है सरहपा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। श्रावकाचार किस कवि की रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रावकाचार किस कवि की रचना है? देवसेन की रचना है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। संदेश रासक काव्य है, संदेश रासक काव्य है, खंड काव्य संदेश रासक। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कबीर किस धारा के कवि हैं? कबीर ज्ञानाश्रयी धारा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुख सबको मांझता है, ये अज्ञे की पंक्तियां हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कबीर किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पर आलोचना ग्रंथ लिखा कबीर शीर्षक से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? तो महाप्राण के नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मतलब विख्यात हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवारा मसीहा किसके जीवन का उल्लेख है? आवारा मसीहा किसकी रचना है अगर पूछेगा तो आवारा मसीहा है विष्णु प्रभाकर की रचना। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि आवारा मसीहा किसके जीवन का उल्लेख है तो शरतचंद्र चटर्जी के जीवन का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक इला चंद्र जोशी मानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी में छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हिंदी में छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मुकुटधर पांडे जी ने किया, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल मिलाकर के 15 सर्ग हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, कामायनी किसकी रचना है? तो आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद की रचना है। लोकायतन किस प्रकार की रचना है? लोकायतन सुमित्रानंद पंत की रचना है, एक प्रबंध काव्य है लोकायतन, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदी में नव चेतनावाद का प्रचारक कौन माना जाता है? हिंदी में नव चेतनावाद का प्रवर्तक जो माना जाता है प्रचारक, वो रामधारी सिंह दिनकर को माना जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है? छायावादी काव्य का रुद्र या छायावादी काव्य का शंकर, ठीक है, किसको कहते हैं? निराला जी को कहते हैं। छायावाद की ब्रह्मा कौन है? तो प्रसाद जी हैं। छायावाद की विष्णु कौन है? पंत जी। छायावाद की दुर्गा कौन है? महादेवी वर्मा जी। तो लेकिन रुद्र पूछा गया नहीं, शंकर, तो निराला जी, भगवान भोलेनाथ। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो उनकी रचना नीरजा, ये बौद्ध धर्म से प्रभावित है, बौद्ध दर्शन से। बाकी रश्मि, निहार और सांदगीत भी महादेवी वर्मा की ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, साकेत एक महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कितने सर्ग हैं साकेत में? साकेत में कुल मिलाकर के 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं भैया? 12 सर्ग हैं। 1931 में प्रकाशित होने वाली रचना है साकेत महाकाव्य। अगला प्रश्न, मिस्र बंधुओं ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? तो मिस्र बंधुओं ने आधुनिक काल को वर्तमान काल के अलावा परिवर्तन काल भी कहा है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका की भाषा कौन सी है? रामचंद्रिका जो कि केशोदास की रचना है, ब्रज भाषा में लिखी है, संस्कृत निष्ठ ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है रामचंद्रिका को में। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, इसको तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, ये कथन कहा है किसने? रामविलास शर्मा जी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, प्रयोगवाद का जन्म कब हुआ? बताएं सभी लोग, प्रयोगवाद का जन्म कब हुआ? 1941 में, 1943 में, या 1942 में, 1945 में? आप सभी को पता होगा प्रयोगवाद का जन्म हुआ है 1943 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्यों प्रयोगवाद का जन्म हुआ? चूंकि तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ और 7 कवियों की मुख्य मुख्य रचनाएं जो हैं तार सप्तकों में प्रकाशित हुई 1943 में। ठीक है, आगे देखेंगे। तार सप्तकों के संपादक कौन थे? अज्ञे थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद के उत्थान के विषय में कौन लिखते हैं? तो अज्ञे लिखते हैं इसके बारे में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। प्रयोगवादी युग की पत्रिकाओं में स्थान नहीं है किसका? देखिए, प्रतीक, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाणी, नई कविता, ये सब पत्रिकाएं प्रयोगवादी हैं, जबकि हंस जो है पत्रिका ये प्रयोगवादी नहीं है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रयोगवाद की शाखाओं में शामिल नहीं है। प्रयोगवाद की शाखाओं में शामिल क्या नहीं? प्रतीकवाद, प्रपद्यवाद और रूपवाद, ये प्रयोगवाद की शाखाओं में शामिल नहीं है, ऊपर तो सभी डी ऑप्शन। हिंदी की प्रथम आत्मकथा है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक, 1641 में प्रकाशन हुआ। ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी या जैन ने इस रचना को लिखा।
आगे देखेंगे हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में बटी हुई है। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 भागों में बटी हुई है। ठीक, कितने भागों में? 4 भागों में। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है आपका 10 द्वार से संयोग, मतलब कि 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, ये 4 भागों में बटी है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है आलोचना पत्रिका का प्रथम संपादन किसने किया। आलोचना पत्रिका का प्रथम संपादन अक्टूबर 1991 मतलब 51 में हुआ शिवदान सिंह चौहान के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। हिंदी नई चाल में ढली पंक्ति किसकी है। हिंदी नई चाल में ढली ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था। नागार्जुन का वास्तविक नाम था बैजनाथ मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, बताएं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो हुई थी ये लखनऊ में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है। 1943 से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। राहों का अनबेसी किसे कहा जाता है। तार सप्तक के कवियों को राहों का अनबेसी कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कवियों का कवि किसे कहते हैं, तो कवियों का कवि शमशेर को कहते हैं, शमशेर बहादुर को। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखिए यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं और आप जो है घबरा जाते हैं। बताएं प्राकृत प्रकाश के रचयिता का नाम बताएं। प्राकृत प्रकाश के रचयिता हैं वररुचि। कौन है? वररुचि। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जस हरचर्यु किस जैन कवि की रचना है। जस हरचर्यु पुष्पदंत की रचना है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कुमारपाल चरित किसके द्वारा रचित है। कुमारपाल चरित जो है ये हेमचंद्र के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता हैं मेष तुंगोचार्य। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपसे बन सकता है हमीर रासो ये ग्रंथ के रचयिता कौन है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमीर रासो ग्रंथ को लिखा है सारंगधर ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है, बताएं। कीर्तिलता के रचनाकार फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। कीर्तिलता विद्यापति ने लिखा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कीर्ति पताका के रचयिता कौन है, बताइए सभी लोग। कीर्ति पताका के रचयिता विद्यापति। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ए ऑप्शन। पाउमचर्यु के रचयिता कौन है। पाउमचर्यु स्वयंभू राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है खालिक बारी के रचयिता कौन है। ये सब प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं कुछ बता नहीं सकता। मतलब यह वीडियो अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया भाई ना, बहुत ही कम समय में, देखिए कितना भी मैंने थोड़ा सा भी समय नहीं लिया है आपका। बहुत ही कम समय में आप कितने प्रश्नों को जान पा रहे हैं। लगभग 100 से अधिक प्रश्न आप लोग जो है जान चुके हैं। खालिक बारी के रचयिता कौन है। खालिक बारी के रचयिता अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वीराज विजय के रचयिता हैं। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है, जयानक हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुमान रासो के रचयिता कौन है। दलपत विजय खुमान रासो के रचयिता हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है। सबसे पहले 12 मासा का वर्णन बीसल देव रासो में मिलता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन कहलाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। ये कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया परीक्षा में। आदिकाल को चारणकाल किसने कहा। आदिकाल को चारणकाल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पद्मावत की भाषा है, बताएं पद्मावत की भाषा कैसी है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पद्मावत की भाषा है राजस्थानी, अवधी, अपभ्रंश या फिर ब्रज भाषा, बताएं। तो पद्मावत की भाषा कैसी भैया, अवधी है। पद्मावत की भाषा कैसी है, अवधी है। वो भी कैसी अवधी है आपसे पूछे तो आप बताएंगे ठेठ अवधी का प्रयोग मलिक मोहम्मद जायसी ने किया पद्मावत में। पद्मावत एक महाकाव्य है। राजा रत्नसेन और नागमती के बारे में ये रचना बताती है। ठीक है, और हिंदी की जो एक प्रकार से पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, अवधी में इस रचना को लिखा गया है। ठीक है, पद्मावत को ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन अवधी। विनय पात्रिका किसकी रचना है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। विनय पात्रिका किसकी रचना है, कबीरदास, सूरदास, मीरा या तुलसीदास। विनय पात्रिका जो रचना है ये आप सभी को पता होगा तुलसीदास जी महाराज की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रभाव कवि मतलब प्रथम कवि किसे माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि 2022 में लगातार प्रश्न पूछा गया हर एक विश्वविद्यालय में।
हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो लिखा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। बताएं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का जो प्रारंभ माना जाता है वो गार्सद तासी से माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से नागार्जुन किस धारा के कवि हैं? नागार्जुन जो है प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हार की जीत किसकी कहानी है? हार की जीत सुदर्शन की कहानी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन एक कवि मतलब लेखक है, उन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न, बैजनाथ मिश्रा किसका वास्तविक नाम है? बैजनाथ मिश्रा जो वास्तविक नाम है किसका वास्तविक नाम है? फटाफट से आप बताएंगे। बाबा नागार्जुन का वास्तविक नाम है बैजनाथ मिश्रा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पत्नी कहानी के लेखक कौन है? बताएं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पत्नी कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? बताएं, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य है? प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य? भैया आंसू जो है इनका प्रसाद का वो स्मृति काव्य के रूप में जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आंसू जो रचना है प्रसाद की वो स्मृति काव्य के रूप में जानी जाती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देखें कामायनी, प्रेम पथिक और झरना ये तीनों रचनाएं भी जयशंकर प्रसाद की ही हैं। अगला क्वेश्चन से इंदु मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? बताएं, इंदु मासिक पत्रिका जो निकलती थी ये काशी से निकलती थी। कहाँ से भैया? काशी से निकलती थी। 1909 में एक प्रकार से इसका प्रकाशन हुआ इस पत्रिका का, इंदु का। किसके द्वारा किया जाता था? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो है सुघनी साहू परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय शंकर भट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी या दिनकर? बताएं। तो एक भारतीय आत्मा जो कहा जाता है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। माखनलाल चतुर्वेदी की अगर बात किया है तो ये बहुत ही एक प्रकार से विद्वान आदमी के साथ साथ राष्ट्रभक्त थे और राष्ट्रवादी रचनाएं इन्होंने बहुत सारी करी, राष्ट्रवादी कविताएं लिखी हैं इन्होंने। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, सूरज का सातवां घोड़ा उसके रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है सूरज का सातवां घोड़ा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हिंदी एकांकी का जनक किसको मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और है, अंधेर नगरी एकांकी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, सीमा रेखा किसने लिखा है? एकांकी है, विष्णु प्रभाकर की रचना है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी किसने लिखी है? उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। ये सब ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं गद्य से। अच्छा, ये बताएं, गोदान, गबन, ठीक है, करबला, ये सब किसके उपन्यास हैं? ये सब मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, रचना पूछी जाती है। अच्छा बताएं, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? गोस्वामी विट्ठलनाथ। बिल्कुल राइट आंसर आपका है। ओके, रेल का बिकट खेल नाटक के प्रणेता कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। 2023 में प्रश्न पूछा गया था कि भक्तिमाल की टीका किसने लिखी है? नाभादास ने भक्तिमाल की टीका लिखी है। आपसे पूछेगा कि प्रश्न पूछा गया था हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है? तो एक घूंट एकांकी जो है हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। 2023 में प्रश्न पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कि निबंध सम्राट किसे कहा जाता है? बताएं। निबंध सम्राट के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और उपन्यास सम्राट या कहानी सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। ये सब आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये सब हैं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, जो आपको मैं बता रहा हूँ। चलें आगे देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। कामायनी जो महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का ही महाकाव्य है, इसका प्रकाशन कब हुआ? कामायनी में 15 सर्ग हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1935 में इस रचना का प्रकाशन हुआ। ठीक है, कामायनी में ही तो ये सब रचना मतलब ये सब पंक्तियां हैं कि नील प्रधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग खिले हों जो बिजुली के फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या है? यही एक प्रकार से क्या है, कामायनी में एक प्रकार से ऐसे ही छंद का प्रयोग किया गया है। और कामायनी आपको बता दूं कि एक प्रकार से बहुत ही फेमस महाकाव्य है और दूसरा रामचरितमानस भी इसको कहा जाता है, या छायावाद का रामचरितमानस आप इसको कह सकते हैं।
अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है, 2022 में पूछा गया था कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी किसने लिखा है? इंसा अल्लाह खां, बिल्कुल ठीक है। आषाढ़ का एक दिन 2022 में प्रश्न आया था, मोहन राकेश का नाटक है। प्रिय प्रवास की भाषा कैसी? खड़ी बोली है। किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था? धनपत राय। ये बात ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आवारा मसीहा किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर ने लिखी। किसके ऊपर लिखी है? तो शरत चंद्र चटर्जी मतलब शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता जो निबंध है, ये निबंध किसका भैया? सरदार पूर्ण सिंह का। किसका निबंध है? सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है ये, सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है आचरण की सभ्यता। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों ने लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बहुत ही तीव्र गति से समझ लिया। ओके, तो आप इन प्रश्नों को जो है 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में अब की बार छूटने वाला है नहीं। तो आज की वीडियो के माध्यम से जो मैंने प्रश्न बताए हैं, बस वीडियो आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा। मुश्किल से 1 बार भी देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग आपको एक वीडियो में, लगभग 40-42 मिनट के वीडियो में मैंने समाप्त कर दिया। ठीक है? तो अब ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सफिशिएंट है। आप इसको देख कर के चले जाइएगा, आपका पेपर अच्छा होगा। धन्यवाद।